प्रैक्टिस सेट 8 ये अनुभाग 2 है। अंकगणितीय परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 41। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। उसने 6,980 रन टेस्ट मैच में बना लिए हैं। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता है? समझ पा रहे हो कैसे बनाना है? ठीक, देखो उसको बनाना है 10,000 रन। कितना बनाना है? 10,000 रन बनाना है। तो 10,000 रन में से अभी वो बनाया है 6,980 रन। ठीक, तो 10,000 बनाने के लिए अभी कितने रनों की आवश्यकता है यह पता करना है। तो बहुत आसान है। देखो उसे बनाना है 10,000 रन। ठीक, लेकिन अभी बना पाया है 6,980 रन। ठीक, तो यहाँ हम अंतर निकालेंगे। ठीक, तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ 0, ये 10 हो जाएगा। 10 में 8 घटा दो 2, इसमें एक कम मतलब 9, 9 में 9 घटाओ 0, इसमें एक कम मतलब 9, 9 में 6 घटा दो 3। ठीक, तो अभी 10,000 रन बनाने के लिए 3,020 रन की आवश्यकता है। जब इतना रन और बना लेगा तब 10,000 रन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को पढ़कर पहचानना पड़ेगा। क्या हमें जोड़ने की ज़रूरत है, घटाने की ज़रूरत है, भाग करने की ज़रूरत है, गुणा करने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है 2 इंटू बड़ा कोष्टक 3 + 2 इंटू मंझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक के अंदर में 6/2 छोटा कोष्टक बंद, फिर यहाँ से मंझला कोष्टक बंद +7 और बड़ा कोष्टक बंद। ठीक, तो बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में 3 प्रकार के यहाँ ब्रैकेट है, उनमें से सबसे छोटा कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे, कोष्टक या ब्रैकेट। ठीक है, तो जिस जगह को सॉल्व करना है बस उसी जगह परिवर्तन करना है, बाकी सभी जगह को सेम लिखना। यहाँ 2 इंटू सेम लिखाएगा और 3 + 2। क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि 2 के पीछे में मल्टीप्लाई है, तो प्लस के पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर सॉल्व करेंगे तो कोई नंबर आएगा, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अभी इन दोनों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यदि कोई बच्चा इसको अभी यहाँ पर जोड़ रहा है मतलब वह गलत कर रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो सेम लिखना पड़ेगा 3 माइनस। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। ठीक, तो जब ये सॉल्व होकर सिंगल डिजिट बन जाएगा या सिंगल नंबर बनेगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो इसके बाहर में जो मंझला कोष्टक है ये आ जाएगा +7 और यहाँ पर बड़ा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक के बाद अब हम मंझला कोष्टक सॉल्व करेंगे। 2 इंटू बड़ा कोष्टक 3 + 2 इंटू 3 में 3 माइनस 0। ठीक, तो ये सिंगल नंबर हो गया तो ब्रैकेट हट जाएगा +7 और यहाँ पर बड़ा कोष्टक। ठीक, अब बड़ा कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, है कि नहीं? तो 2 और 0 का मल्टीप्लाई करो, क्या होता है बताओ? 0 होता है। तो यहाँ पर बच गया 3 और 7। ठीक, तो 3 + 7 करेंगे, क्या बनेगा? 10। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 10।
अब ये सिंगल है तो ये बड़ा कोष्टक को हमें हटा देना है, ठीक। तो यहाँ आगे हम लिख सकते हैं 2 × 10 इक्वल क्या होगा 20, तो आंसर आया 20, ठीक है। तो ऑप्शन किस में है, बी में। क्वेश्चन नंबर 43, 4 + 4.44 + 4.04 + 44.4 + 444 का सही उत्तर चुनें, ठीक। देखो इनमें से एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी आया है, तो आप आंसर सही तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। तो ऑप्शन मैच हो जाए, ये तीनों में से कोई आए तो ठीक है, तीनों में से कोई नहीं आएगा मतलब ये डी हो जाएगा आंसर। अब देखो पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या का कैसे एडिशन होता है। 4 एक पूर्ण संख्या है, दशमलव नहीं है, तो पूर्ण संख्या को भी दशमलव वाली संख्या बनाना है तो उसके पीछे में दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ 4 लिखना और यहाँ पर दशमलव। दशमलव क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव संख्या भी शामिल है, ठीक। अब इधर दशमलव के आगे आप 0 लिखो तो भी ठीक है, और नहीं लिख रहे हो अभी तो भी ठीक है, ठीक। बाद में हम 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ आ जाओ, दूसरा संख्या 4.44 है, तो सबसे पहले तो ये जो दशमलव है उसे दशमलव के नीचे लिखना, बस यही ध्यान देना है। अब ये दशमलव के लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में रखो, दशमलव के जो राइट साइड में है उसे राइट साइड में लिखो। आगे समझ में? तो इधर दशमलव के बाद राइट साइड में 2 अंक बढ़ा है तो ऊपर में 2 0 अब लगा लो। तीसरे नंबर में आ जाओ, 4.04 है, और चौथी संख्या में आ जाओ 44 है, तो यहाँ पर आप कई बच्चे से लिखेंगे 44.4, तो फिर जोड़ते नहीं बनेगा, यहाँ से फिर वो गलत लिख रहे हैं। कैसे लिखना है, पॉइंट के नीचे में पॉइंट लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो एक 4 इकाई 4 के नीचे में रहेगा और दहाई वाला 4 आगे बढ़ जाएगा, दहाई स्थान में आ जाएगा, बस इतना ही। और यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है तो यहाँ पर लगेगा। अब कई बच्चे इसको यदि शुरू में यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ये इकाई वाला 4 को हम इकाई के जगह में लिखे, तो वैसे ही कई बच्चे इसको उल्टा समझते हैं, ये 4 को वो लोग शुरू में यहाँ लिखते हैं। तो दशमलव में ऐसा नहीं होता है, दशमलव के जस्ट बाद में है तो इसको बाद में लिखो। तो यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 0 लिख सकते हो, ठीक। लास्ट वाली संख्या दशमलव के नीचे दशमलव, भले ही इसमें दशमलव ना हो। तो ये है इकाई का 4, ये दहाई का 4 और ये है सैकड़े का 4। तो इसके पीछे में कोई अंक नहीं मतलब 2 0 रख दो। अब इस नंबर को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो 448 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 यहाँ 5 टाइम है तो 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1 और 4 5, तो 500.88 है कहीं पर? नहीं है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, 0.4 का 5% है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 0.4 का मतलब गणित में मल्टीप्लाई, और 5% को कैसे लिखते हैं? 5/100 लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ एक स्थान में दशमलव है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो भी ठीक है,
या दशमलव को भिन्न में चेंज करो तो भी ठीक है। मतलब इसको और भी एक तरीक़े से बना सकते हैं। ठीक, यदि हम इसी तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 5 का टेबल 4 टाइम, तो 5 4 जा 20। आ गए समझ में? अब यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो पीछे से एक अंक के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दशमलव। तो 2.0 हो गया। ठीक, तो 2.0 इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 2 लिख सकते हैं। अब नीचे में क्या बचा है बताओ? 100 बचा है। इसका लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे तो 1/50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1/50 के रूप में है क्या? नहीं, दशमलव के रूप में है। तो दशमलव के रूप में है तो 50 से 1 में डिवाइड करना पड़ेगा। अब कई बच्चे यदि ऐसे करेंगे 1 आ जाएगा 0 की जगह, यहाँ 1 लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। वो वाला तरीका कब करते हैं? जब नीचे में 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, तब वह प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, यदि 10, 100, 1000, 10,000, लाख ये नहीं है, उसकी जगह कोई भी दूसरा संख्या है तो वो प्रक्रिया मत अपनाना। अब ऐसे 1 लिखकर 50 से भाग करना, तो सबसे पहले 0 टाइम, अब यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, तो फिर 50 से छोटा हो गया तो फिर से 0 टाइम, और अब माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 10। अब फिर 50 से डिवाइड करने के लिए यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे तो 50 के पहाड़ा में 100 आ जाएगा 2 बार में, तो 0.02 ऑप्शन सी आ रहा है। इसी को एक और तरीका से भी बना सकते हो। ये क्या लिखाया है? 0.4, 0.4, तो दशमलव को भिन्न में चेंज कर दो। दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 लिखकर एक 0 रखो और यहाँ से दशमलव हटा दो। आया समझ में? अब का मतलब मल्टीप्लाई, और 5% का मतलब 5/100। आ गए समझ में? ठीक, अब इधर देखना, 4 100 को डिवाइड करेगा 25 बार में, और 5 इसको डिवाइड करेगा कितने बार में? 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में। ठीक है, तो ऊपर में कुछ बचा है क्या? जब ऊपर में कुछ नहीं बचा मतलब 1 होता है, क्योंकि 4 अपने आप को 1 बार में डिवाइड किया और 100 को 4 25 बार में, और 5 अपने आप को 1 बार में डिवाइड किया और 10 को 2 बार में, तो 1 और 1 का गुणा करने पर क्या मिलेगा? 1, और 25 और 2 का गुणा करने पर क्या मिलेगा? 50। तो अभी हमने 1/50 को डिवाइड किया तो आंसर 0.02 आया। आंसर सेम ही आएगा, 0.02 आंसर ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 45, 1/4 चक्कर घूमने पर कौन सा कोण बनेगा? ऐसे वाले क्वेश्चन को ज़्यादा हमें समझना है। 1/4 चक्कर घूमने पर कौन सा कोण बनेगा? चलो चौथाई को छोड़ो, मान लो आप पूरा 1 चक्कर लगाते हो गोल का, जैसे ये गोल आकृति में आप पूरा 1 चक्कर लगाते हो, तो बताओ कितना आपने चक्कर लगाया? कितना डिग्री का? 360 डिग्री का हुआ है कि नहीं? समझते जाना। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो दौड़ना, ठीक है, तो यहाँ से दौड़ते 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 पूरा इसी जगह में आ गए, तो ये हो गया 1 चक्कर। तो जब हम 1 चक्कर लगाएंगे तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ क्वेश्चन में आ जाओ, 1/4 चक्कर घूमने पर कौन सा कोण बनेगा? तो 1/4 कितना को पढ़ते हैं बताओ?
1/4 को 1/4 पढ़ते हैं। तो 1/4 चक्कर लगा रहे हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्कल है इसके 4 हिस्से किए गए हैं। कितने हिस्से किए गए हैं? 4। यदि हम बीच से ऐसे लाइन खींचे तो 2 हिस्सा हुआ, और इस तरफ से फिर ऐसे एक लाइन खींचते हैं तो 4 हिस्सा हो गया। तो चारों हिस्से एक बराबर हुआ कि नहीं? तो 4 बराबर हिस्से में से वह एक हिस्सा बस को पूरा किया है। इसी को कहते हैं 1/4 चक्कर। ठीक है, कुल 1 चक्कर में से वह सिर्फ 1 चक्कर लगाया है, मतलब इस जगह से वह सिर्फ इतना का चक्कर लगाया है। तो बताओ ये कौन सा कोण दिखाई दिया? समकोण। लेकिन इसी को ऐसे ही इसको पढ़कर आंसर देना आसान था क्या? नहीं, इसीलिए समझना है। समकोण बना। अब दूसरा तरीका और कैसे बना सकते हो? ऐसे कभी भी पूछा जाएगा 2/4 चक्कर घूमने पर कितना कोण बनेगा, तब फिर से नहीं बना पाओगे। ठीक है, 4/5 चक्कर घूमने पर कितना कोण बनेगा, फिर नहीं बता पाओगे। तो सबका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे बनाओगे। जब हम 1 चक्कर पूरा घूमते हैं मतलब 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये जो भी 1/4 है, 3/4 है, ऐसे बोला जाएगा, वह सब इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो 360 डिग्री लिखना और 1/4 बोला है तो 1/4 का इसमें गुणा करना, 1/4। अब इसको हल करो। ठीक है, तो 4 के पहाड़ा में 36 कितने बार में आएगा बताओ? 9 बार में। और 0 पीछे रखो। अब 90 का 1 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा बताओ? 90 मिलेगा। तो बताओ 90 डिग्री का कोण कौन सा कोण कहलाता है? समकोण। ये रहा, तो भी हमें पता चल गया है ना। तो इस तरीके से भी आपको समझ में बैठाकर रखना है। ठीक, अब ऐसे पूछ देंगे 3/4 कोण कितना होगा। एक बच्चा 3/4 चक्कर घूमने पर कौन सा कोण बनाएगा? मान लो एक दूसरा हमने क्वेश्चन बना दिया, तो अब आप आसानी से बना सकते हो। 360 लिखना, 3/4 बोला है तो 360 गुणा 3/4 लिखना। अब इसको सॉल्व करना, आंसर पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो जो भी चीज़ यहाँ से हम नया सीखते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 46, ये भी कठिन है। भले ही कोई बच्चा इसका आंसर बता देगा कि इसका आंसर ये है, लेकिन एक्चुअल में उसको समझ में नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 46, दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण है? चलो कौन बताएंगे आंसर, कौन सा कोण है? हाँ बताओ। देखो वो लोग आंसर बता रहे हैं ना, वो सही है, अधिक कोण। अब कैसे अधिक कोण है, चलो प्रूफ करो। चलो ठीक है, अपने तरीके से वो लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम कैसे समझेंगे कि ये अधिक कोण है? आप लोगों को यदि कोण इस प्रकार से दिया जाएगा, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे रहेगा, तो हम आसानी से बता पाते हैं ये समकोण है। अब इस तरफ से और इधर आगे बढ़ेगा तब अधिक कोण है। मान लो यहाँ तक ऐसे लाइन आ गया, तो अब हम बता सकते हैं कि ये अधिक कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से ये कम है, तो हम बता सकते थे अधिक कोण है। लेकिन अब कोण को इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से दर्शाया गया है, तब बताना मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले हमें कोण के अंदर में ये जो ऐसे कर एक यहाँ पर एक आधा सर्कल बनाया गया है ना, उसको देखना है। उसी से पता चलता है कि कैसे आपको कोण नापना है। तो ये जो कोण है, ये वाली लाइन और ये नीचे की ये लाइन, इन दोनों लाइन के आधार पर है। हमें इस दो लाइन से आगे बढ़ने की ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, हमें ये दो लाइन से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा। तो देखो, ये दोनों कोण के बीच में यदि हम ऐसे एक सीधा लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो ये सीधा लाइन बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, समकोण हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये जो आकृति दिखाई दे रहा है ये समकोण हो गया। तो यदि इस पार हम जाते, ठीक है, इस पार पूछा जाता तब बात अलग था। अभी कोण को इसके आगे इस तरफ बढ़ाया जा रहा है, इस तरफ। ठीक, तो इस तरफ बढ़ाया जा रहा है तो अब समझेंगे ये कि ये 0 डिग्री है और यहाँ से इस तरफ आया तो ये क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से ये अधिक है और ये वाला कोण को हम ये सीधा लाइन मानेंगे तो ये 0 और ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो लाइन है 90 से अधिक है और 180 से कम है, इसीलिए क्या है, एक अधिक कोण है। और इसी क्वेश्चन को यदि ऐसा पूछा जाए तो आंसर दूसरा आ जाएगा टोटली। मान लो यहाँ पर ये लाइन नहीं है, ये जो लाइन है ना, यहाँ पर समझो ये नहीं है और कोण को इस प्रकार से बनाया गया, ये ऐसे। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा कोण है, तो आंसर अब टोटली अलग आएगा, टोटल पूरा अलग होगा। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर कोण बिल्कुल अलग आएगा उससे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण होगा यह आपको जानना है। तो शुरुआत यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक, तो यहाँ से यदि हम इसको क्या मानेंगे, 0 डिग्री, यदि हम इसको 0 डिग्री मानेंगे, ठीक है, तो बीच में ऐसे लाइन खींच दिए तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये इसका 1/4 है। यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्कल का ये क्या है, 1/4। ठीक, तो ये 0 डिग्री है तो इसके सामने ऐसे हम लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो ये जो लाइन है ये वाला यहाँ तक आया है तो ये 90 और 180 से ये आगे निकल गया है। तो 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो कौन सा कोण होता है बताओ, बृहद कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर ये कौन सा कोण था, क्वेश्चन के आधार पर अधिक कोण। अधिक कोण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। अब कई बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जब कभी भी दूरी और समय ऐसे प्रति में लिखा हुआ दिखाई दे, मतलब वो क्या है, चाल है। ये क्या है, चाल। इसका कहने का मतलब ये है कि एक रेलगाड़ी 1 घंटा में 75 किलोमीटर का दूरी तय करता है, यही इसका मतलब है। ये ऐसे लिखाया है, इसका मतलब यही है। 1 घंटे में एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 1 घंटा में 75 किलोमीटर। अब यदि 350 किलोमीटर का दूरी तय करना है तो फिर कितना समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, समय। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक, देखो यहाँ पर समय घंटा में है और ऑप्शन भी किस में है, घंटा में। तो यहाँ पर चाल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूरी 350 किलोमीटर है।
और चाल, चाल मतलब 1 घंटा में कितना दूरी चला गया, या 1 सेकेंड में कितना दूरी चला गया, या फिर 1 मिनट में कितना दूरी तय किया गया, इसी को कहते हैं चाल। तो यहाँ चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे इसमें हम भाग करेंगे। बड़ा से बड़ा नंबर दोनों को विभाजित करने वाला 25 है, 25 से भाग करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक, तो 25 के पार में 75 आएगा 3 बार में। और यहाँ पर देखते हैं ये 3 का मतलब 300 है, तो 300 25 के पारा में कितने बार में आएगा? 4 बार पढ़ने पर कितना होता है? 25 का पारा 4 बार पढ़ने पर 100 होता है। तो ये हो गया 100, 200, 300। ठीक, और 50 कितने बार में आएगा? 2 बार में। तो 4, 8, 12, 12 और 2 14, तो पर में आ जाएगा 14। ठीक, तो 14/3 14/3 आवर या घंटे। तो ऑप्शन में ये मिला क्या? नहीं मिला। अब इधर ध्यान दो ना, तो अब हम 3 से 14 में डिवाइड करेंगे। 14/3, तो 3 4 जा 12। ठीक, और माइनस करो, कितना बचा? 2 बचा। तो ये जो पूर्ण संख्या है, जितने बार हमने भागफल प्राप्त कर लिया, जितना नंबर हमने भागफल प्राप्त किया, इसका मतलब ये घंटा है। ठीक है, इसका मतलब ये घंटे हैं या आवर है। और जो बचेगा उसे पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे, और ये हम देखेंगे कि ये 1 घंटे का कितना मिनट बनेगा। तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 4 होल 2/3, है कि नहीं? तो 4 का मतलब तो पता चल गया 4 घंटा। ठीक, तो 4 घंटा ऑप्शन ए में है, सी में भी 4 घंटे लिखा है, और डी में भी 4 घंटे लिखा है। ऑप्शन बी में तो 5 घंटा है, तो ये तो नहीं होगा। तो इस आधार पर 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट, तो कैसे आप पता करेंगे इसका मतलब कितना मिनट होगा? ध्यान दो, यही चीज़ बच्चों को नहीं आता है। 4 का मतलब 4 घंटा, तो 2/3 का मतलब कितना मिनट होगा? तो इसका मतलब कितना मिनट होगा यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये किसका हिस्सा है? 1 घंटे का हिस्सा है। तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट का निकालेंगे 2/3, तो 3 के पहाड़ा में 6 आएगा, 2 बार में 0 पीछे। अब 20 गुणा 2 करो तो 40 मिनट, तो आंसर आया 4 घंटे 40 मिनट। ठीक, ये है आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है। और ऑप्शन देखो, 500 मीटर में है, 555 मीटर है, 5055 मीटर है, और यहाँ पर 55 मीटर है। मतलब ऑप्शन किस में पूछा जा रहा है? मीटर में। ऑप्शन किस में पूछा जा रहा है? मीटर में। तो एक काम करो, सबसे पहले ये तीनों इकाई को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो एक तो पहले से सेंटीमीटर में है, 500 सेंटीमीटर, ये पहले से सेंटीमीटर में है। दूसरा चीज़ ये मीटर में है, तो मीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो 50 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 सेंटीमीटर से गुणा करते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर होता है। तो 50 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा? 50 गुणा 100 बराबर कितना आया? 5000। ठीक है, इस तरफ लिखते हैं इसको, 50 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा? 5000। ठीक, 5000 सेंटीमीटर। अब किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, 5 किलोमीटर।
अब 5 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये आपको देखना है। तो एक काम करो, पहले ये देखो, किलोमीटर की जगह पहले ले लो मीटर। कितना ले लो? मीटर। ठीक, तो 1 मीटर बराबर बताओ कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो अब ये मीटर को हमें 1 किलोमीटर तक लेकर जाना है। तो 1 किलोमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है बताओ? 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। ठीक, तो 1000 मीटर अब यहाँ पर लिखो। तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, है ना? तो 1000 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर बना? 2 और यहाँ का 3 जीरो, 1 2 3 4 5, ये रहा। ठीक है, तो कितना आया? 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर या फिर बोलो 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर, ये सब का मतलब है 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर मतलब 1 लाख सेंटीमीटर या 1000 मीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। ये तीनों का मतलब आपस में एक है। 1000 मीटर बोलो या 1 किलोमीटर बोलो या 1 लाख सेंटीमीटर बोलो, तीनों का मतलब क्या है? एक है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर पता चल गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है 5 किलोमीटर का, तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 लाख सेंटीमीटर। अब हम जोड़ेंगे, पहले 5 लाख लिख लेते हैं। 5 किलोमीटर मतलब 5 लाख सेंटीमीटर और 50 मीटर मतलब 5000 सेंटीमीटर और फिर है 500 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ 0, यहाँ पर 5। ठीक है, तो सबको मिलाकर 5,05,500 सेंटीमीटर बना। ठीक, लेकिन ऑप्शन किस में दिया है? मीटर में। तो इसको चेंज करना पड़ेगा किस में? मीटर में। ठीक, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 मीटर के बराबर जितना सेंटीमीटर होता है उतना ही से इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो बताओ 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इस नंबर के साथ में हम 100 सेंटीमीटर का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा ऊपर के 2 जीरो से, तो क्या बचा? 5055 मीटर। कितना बना? 5055 मीटर। ऑप्शन सी आंसर। तो यहाँ सीखे क्या है? किलोमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो जो बच्चा ये दोनों का मतलब अभी हमने कैसे समझाया उसको समझ लिया, मतलब वो यहाँ से कुछ नया चीज़ सीखा है। क्वेश्चन नंबर 49, 2/9 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63 हो। तो सभी का हर 63 है, सिर्फ बी को छोड़कर। तो बी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 2/9 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63 हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ये जो 3 ऑप्शन है ए, सी और डी, इसका लोएस्ट फॉर्म निकालो। 2/9 आना चाहिए। तो 9 और 63 किससे डिवाइड है? बड़ा सा बड़ा नंबर 9। तो 9 1 जा 9 और ये कितने टाइम में होगा? 7। 1/7 बना। तो ऑप्शन ए कैंसिल। सी में आ जाओ। 7 और 63 दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा सा बड़ा नंबर 7 है। तो 7 1 जा 7 और 7 9 जा, तो
इसका लोवेस्ट फॉर्म 1/9 बना और आंसर आना था 2/9, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हुआ। अब डी में आ जाओ। ठीक, 14 और 63 दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर 7 है, तो 7 से 14 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में 14, और 7 से 63 में डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में 2/9 आ गया, और यही आना था, तो ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो तो वर्ग की भुजा है। ये भी आसान है, देखो समझो। पहले तो इसके अनुसार इसको सॉल्व करो जो क्वेश्चन यहाँ बोला गया है। एक आयताकार आकृति, ठीक, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ठीक। लंबाई चौड़ाई दोनों पता है, बात हो रहा है यहाँ क्षेत्रफल का, है ना। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का। यहाँ बोला है ना आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो, तो पहले तो आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 16, चौड़ाई है 8, तो 16 अट्ठे कितना होता है बोलो? तो 16 अट्ठे 128, ठीक। 128 वर्ग सेंटीमीटर ये बना क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोला है? यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था? आयत के क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकल गया, अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोला है? आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना होगा। तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और इसी में जब 2 का गुणा कर देंगे तो ये किसका क्षेत्रफल बन जाएगा? वर्ग का। तो आयत का क्षेत्रफल आया है 128, अब इसमें 2 का गुणा कर दो तो मिल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, तो ये है वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन किसी में मैच हो रहा है? नहीं, क्योंकि तो वर्ग की भुजा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? वर्ग की भुजा पूछा जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त है, तो क्या वर्ग के क्षेत्रफल से हम वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो वर्ग की भुजा बराबर होता है √ क्षेत्रफल, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल है 256, तो 256 का वर्गमूल कितना है? 16, तो 16 सेंटीमीटर आंसर। अब ऑप्शन मैच हो रहा है, सी मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 या 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? यहाँ शेष भाग पता करना है, कितना भाग बचा है। तो देखो, किताब में कुल कितना पेज है हमें पता नहीं, क्योंकि किताब में कुल जितना पेज है उसी का ये क्या है? हिस्सा है। तो किताब में कुल कितना पेज है उसको हम क्या मानेंगे? x।
ठीक। अब ये कुल किताब के पेज का ये क्या है, हिस्सा। ठीक, तो इसका ये कितना हिस्सा जानने के लिए x का 1/3 निकालेंगे। 1/3, तो x/3 लिखाया। ठीक है, इतना भाग पढ़ी गई है। ठीक है, इतना भाग काजोल के द्वारा पढ़ी गई है। ठीक, अब कितने समय तक पढ़ी गई है? अच्छा, ये तो इसका पढ़ी हुई भाग है, 1 घंटा में इतना। अब यहाँ पर कितने घंटे तक पढ़ाई किया है बताओ? 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। काजोल 1 घंटे में किताब का इतना भाग पढ़ती है। तो अभी अब हमें ये पता करना पड़ेगा 2 सही 1/5 घंटे में वह कितना किताब का पेज पढ़ती है। तो 1 घंटा में जितना पेज पढ़ा गया है ना, 1 घंटा में जितना पेज पढ़ा गया है, इसी नंबर का, क्योंकि 1 घंटा में कितना पेज पढ़ा गया ये बताया गया है, तो इसी नंबर का जितने समय तक और पढ़ती है उस समय का इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ सकते हैं। 1 घंटे में पढ़ती है किताब का 1/3 भाग। ठीक, तो 2 सही 1/5 भाग पढ़ने में कितना समय लगेगा ये जानते हैं। ठीक, तो मिश्र भिन्न को पहले अनुचित में चेंज करेंगे, तो 5 नीचे रहेगा, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर का ऊपर से गुणा 11 हो जाएगा, नीचे का नीचे से गुणा 15 हो जाएगा। 11/15। तो इतना, ये क्या चीज़ है बताओ? 11/15 ये क्या है? हाँ, 2 घंटे, 2 सही 1/5 घंटे में किताब को पूरे किताब का 11/15 भाग पढ़ा गया है। देखो 1 घंटा में 1/5 भाग पढ़ रहा है, तो 2 घंटा और 1/5 भाग में कितना पेज पढ़ लिया? 11/15 भाग किताब का पढ़ लिया। तो अब कितना भाग बच गया पढ़ने के लिए, यही भाग हमें पता करना है। कितना भाग और बचा है पढ़ने के लिए? तो किताब की कुल मात्रा को हमने क्या माना था? 1। अब जितना भाग पूरा पढ़ लिया गया है उसको इसी में माइनस करेंगे 11/15 में। तो नीचे में 15 का 15 रहेगा, 15 का 1 से गुणा करो, 15x, 15x में 11 को घटा दो, कितना बचेगा? 4x। ठीक, तो x तो हमारा किताब का वैल्यू है। देखो यहाँ पर 4/15 है क्या? कौन से ऑप्शन में है? सी में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52। एक कमरा 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार पत्थर के कितने टुकड़े बिछेंगे? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, एक कमरा है और कमरा का आकार है आयताकार। कमरा का आकार कैसा है? आयताकार। 12 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब इस पर जब हम फर्श डालेंगे, ये फर्श है, इसके अंदर में डालते हैं कि नहीं? फर्श पर हमें क्या डालना है? पत्थर के टुकड़े, मतलब टाइल्स डालना है, समझो, या पत्थर के टुकड़े देखे हैं घरों में डालते हैं। ठीक है, तो जब हम इस पर पत्थर के टुकड़े या टाइल्स डालते हैं, या इसके इस जगह में हम कोई चादर बिछाते हैं या चटाई बिछाते हैं, तो एक्चुअल में ये अंदर वाली चीज़ क्या है बताओ? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। तो हम ये देखेंगे 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई के आधार पर इस आयताकार आकृति के अंदर में कुल कितना जगह है, मतलब कुल कितना क्षेत्रफल है।
तो 12 गुणा 8 करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 अट्ठे कितना होता है? 12 अट्ठे 96, ठीक। तो 96 वर्ग मीटर का जगह खाली है। अब यहाँ पर 2 मीटर भुजा वाला वर्गाकार पत्थर डालना है। पत्थर का साइज कितना है? 2 मीटर वर्गाकार। ये मान लो इस साइज का एक पत्थर है। अब इसी पत्थर को हम इसमें ऐसे लाइन से डालते जाएंगे, तो कुल इसके अंदर में कितने पत्थर डाले जा सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो वह पता करने के लिए क्या करना है? इस पत्थर का साइज क्या है बताओ? 2 मीटर है। और ये कौन सा कार है? वर्गाकार है। यहाँ बोला है ना, फर्श का कार वर्गाकार है, पत्थर का कार वर्गाकार है। तो वर्ग का एक भुजा दिया है, तो अब इसका भी क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा बराबर क्या आया? 4 वर्ग मीटर। मतलब एक पत्थर डालेंगे तो कितना जगह घेर लेगा इसका? 4 वर्ग मीटर को घेर लेगा, ठीक। तो अब सीधा सा आंसर है 96 वर्ग मीटर में 4 वर्ग मीटर से डिवाइड कर दो, तो जितना भागफल आएगा उतना ही पत्थर के टुकड़े इसके अंदर रखे जा सकते हैं, ठीक। तो 96 डिवाइड 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 16 कितने टाइम में आएगा? 4, ठीक। तो 24 वर्गाकार पत्थर डाले जा सकते हैं, ठीक। 24 ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित ग्राफ अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में अजीज द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। इस तरफ अंक है, ये देखो यहाँ क्या लिखा है? अंक 10 20 30 ऐसे करते 90 तक गया है। और इस तरफ है विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अजीज द्वारा सबसे अधिक और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विषयों के अंकों का अंतर। तो सबसे अधिक प्राप्त किया है हिंदी में 80, और सबसे कम प्राप्त किया है सामाजिक विज्ञान में, कितना है? 40 के सीध में आ रहे हैं ना ये, हाँ 40, ठीक। अब दोनों का अंतर कितना आया? 40, ऑप्शन ए। चलो, नंदू 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम गाजर, 700 ग्राम प्याज, 500 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम अदरक तथा 300 ग्राम मूली खरीदता है। उसके थैले में सब्जियों का कुल कितना वजन किलोग्राम में होगा? तो सबसे पहले सभी ग्राम को जोड़ोगे और उसको फिर किलोग्राम में चेंज करोगे, ठीक। तो 500 ग्राम आलू हो गया, 250 ग्राम गाजर है, 700 ग्राम प्याज, 500 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम अदरक और 300 ग्राम मूली, ठीक। सबको जोड़ते हैं, टोटल कितना ग्राम हो रहा है? 0 5, ये 7 14 115 20 23, ठीक। तो 2350 ग्राम हुए। यहाँ तक आगे समझ में? अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम में जितना ग्राम होता है उतना से ही डिवाइड करेंगे। तो बताओ कितने ग्राम का 1 किलोग्राम होता है? 1000। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। 2350 ग्राम में हम 1000 ग्राम से भाग करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ 100 का पहाड़ा, ये दो का मतलब क्या है? 200 है, तो 2 बार तो हम पढ़ेंगे ही, है कि नहीं? तो 2 बार हम पूरा पढ़ लिए, तो ये क्या आ गया? किलोग्राम। और कितना बच गया? 35 ग्राम, ठीक है।
तो या फिर 100 से भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। देखो ये ऑप्शन कहीं पर मैच हो रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है ना, 2.350 किलोग्राम। तो यहाँ 35 पीछे में कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 0 है। ठीक है, तो 350 ग्राम, 2 किलो और 350 ग्राम बन रहे हैं। कौन सा ऑप्शन आया, ए। समझ पा रहे हो कैसे इसको सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 55। 50 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए। अच्छा, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। देखो 100 संतरे हैं जिसे 400 रुपये में खरीदा गया। ठीक, तो अब हम ये जानेंगे कि एक संतरा को कितना रुपया में खरीदा गया। यहाँ संतरे का कीमत पता करना है, तो संतरे की मात्रा से भाग करना है रुपये में। तो 400 रुपये भाग 100 संतरे करो तो कितना आया, 4 रुपया। तो 4 रुपया एक संतरे को कितना रुपया में खरीदा गया, 4 रुपया में। अब बेचा जा रहा है दर्जन के आधार पर। किसके आधार पर, दर्जन। अच्छा, अब ये ध्यान दो, एक संतरा को 4 रुपये में खरीदा गया तो एक दर्जन संतरे को कितना रुपये में खरीदा गया। तो एक दर्जन में कितना संतरा होता है बताओ, 12। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा 12 करेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चौक 48। ठीक, मतलब एक दर्जन संतरे को 48 रुपया में खरीदा गया। ये क्या है, क्रय मूल्य है। और यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य कितना है, 60 रुपया है। एक दर्जन मतलब 12 संतरे। यहाँ 12 संतरे को 48 रुपये में खरीदा गया और यहाँ पर 12 संतरे को 60 रुपया में बेचा जा रहा है। तो फायदा मिल रहा है कि नहीं। तो कितने रुपये का फायदा मिला उसे प्रतिशत लाभ के रूप में पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा क्रय मूल्य। ठीक, तो सबसे पहले तो लाभ निकालना पड़ेगा। ठीक, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 60, क्रय मूल्य 48, घटा दो 10 में 8 घटा दो 2, 5 में 4 घटा दो 1, 12 रुपये का लाभ। 12 गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 48। तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 4 के पहाड़ा में 100, 25 बार में 25% लाभ। ऑप्शन सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक, हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये भी ध्यान देना। 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 11 इकाइयाँ का वैल्यू कितना होता है। तो 11 लिखो, इकाई मतलब क्या होता है, 1 गुणा 1 करो। ठीक, उसके बाद है 11 दहाइयाँ, तो 11 लिखो और दहाइयाँ का मतलब क्या है, गुणा 10 करो। तो ये हो जाएगा 11 दहाई का वैल्यू। उसके बाद 11 सैकड़े, तो 11 लिखो और 100 से गुणा करो तो 1100 सैकड़े हो जाएंगे। तो 11 का 1 से गुणा 11, 11 का 10 से गुणा 110, 11 का 100 से गुणा कितना हो जाएगा, 1100। अब सबको जोड़ दो तो 1 2 2 1। ठीक, 1221 है ऑप्शन में सी में आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। देखो
पहले 5 का स्थानीय मान निकालो, फिर 6 का स्थानीय मान, फिर 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल। तो 5 यहाँ पर है, 5 का स्थानीय मान है 500 और 6 का स्थानीय मान है 60। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 1 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, तो टोटल 3 जीरो, 1 2 3, तो 30,000 आया गुणनफल। ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 एवं 7 है? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? एक बार और हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर 4 संख्या है, 12, 14, 16 और 18, ठीक। में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 एवं 7 है? क्या करना पड़ेगा, क्या समझ रहे हो? देखो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है, यहाँ 4 संख्या है, ठीक है, कितने हैं? 4 संख्या। तो ये 4 में से कोई एक संख्या को ढूंढो जो 16 और 7 का भाज्य हो, 16 और 7 का क्या हो? भाज्य हो, ठीक है। तो 16 और 7 का भाज्य हमें जानने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इन दोनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 16 सत्ते 112, ठीक। तो यहाँ पर ये जो 112 है ये डिवाइड है किससे? 14 से, ठीक। तो इसमें से ये पूछा गया था, ये चारों में से ऐसे कौन सी संख्या है जो उस संख्या का भाज्य है जिनके भाज्य 16 एवं 7 है, ठीक है, 16 एवं 7 है। तो जैसे इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 112, क्या आ जाएगा? 112, ठीक है। तो 112 को डिवाइड करने वाला यहाँ पर कौन सा संख्या प्राप्त हुआ? 14 प्राप्त हो रहा है। कौन सा नंबर प्राप्त हो रहा है? 14, ठीक है। देखो यहाँ पर जिनके भाज्य 16 एवं 7 है बोला है ना, ये भाज्य नहीं, ये भाजक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? भाजक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिसके भाजक 16 और 7 होता हो, ठीक है, 16 और 7। तो वह पता करने के लिए हम पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 16 एवं 7 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो एक संख्या भाज्य है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 16 सत्ते कितना हो गया? 112, ठीक है, 112। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 112 एक भाज्य संख्या है। ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो 112 एक भाज्य संख्या है जिसका 16 भाजक संख्या है और 112 का 7 भी भाजक संख्या है, ठीक। 7 भी क्या है? भाजक संख्या है। अब इसी में दूसरा चीज़ फिर से ये पूछा गया है कि ये जो 112 है, 112 है, इस 112 को यहाँ 4 संख्या है, इनमें से कौन कौन से संख्या इसको फिर से भाग करेगा, मतलब भाजक संख्या है, ठीक। तो 112 को यदि हम 12 से भाग करेंगे तो डिवाइड होगा क्या? 112 भाग 12 करेंगे तो 12 से डिवाइड
नहीं है। यदि 112 को हम 14 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 14 से। ठीक, तो 14 से डिवाइड है कितने बार में है? 8 बार में है। कितने बार में है? 8 बार में है। और 112 को यदि हम 16 से डिवाइड करते हैं तो भी ये पूरी तरह डिवाइड है। कितने बार में? 7 बार में डिवाइड है। और 112 को यदि हम 18 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं है। तो जिस आधार पर ऐसे पूछा जा रहा है, अब यहाँ पर हम भ्रमित हो रहे हैं, आंसर 14 को माने कि 16 को माने, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमें ऐसे संख्या पता करना था जो 16 और 7 दोनों से डिवाइड होता हो, तो 112 हो गया। अब इसी 112 से इनमें से कोई एक संख्या डिवाइड होने वाला पूछा गया है, तो यहाँ एक संख्या की जगह 2 संख्या मिल गया। तो अब हम किसको आंसर माने? तो ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन पहले नंबर पर होगा उसी को हम आंसर मानेंगे। तो 14 और 16 में कौन सा ऑप्शन पहले आया? 14, इसलिए आंसर हम किसको मानेंगे? 14 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, इसका तो महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो बड़ी संख्या 476 में 425 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम पढ़ेंगे और अब माइनस करेंगे तो 1 5 425 इस पर आ जाएगा। तो 51 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं? 8 टाइम। 8 टाइम में कितना आया है? 400 आया है। 408। और 15 में 8 माइनस करो 7, तो यहाँ पर 1, ये 0 हो जाएगा। अब 17 कम 17, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। ठीक, तो अंतिम भाजक संख्या क्या है? 17 है, 17। ऑप्शन सी आंसर।